Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Today we are going to start third lecture of class 9 biology, that is cell. So let's start this lesson. Basically last lecture जो बेस था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था सेल थ्योरी। अगर सेल थ्योरी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डॉन बॉस्को पहले तो डॉन बॉस्को स्कूल टाइप करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 बायोलॉजी के नाम से लेक्चर मिलेगा। तो जो क्लास 9 बायोलॉजी के नाम से लेक्चर मिल रहा है उसको आप टैप करिएगा, उसके अंदर आपको क्या होंगे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो सेकंड लेक्चर जो हमारा था वो सेल थ्योरी पे बेस्ड था, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेल थ्योरी में ये भी बताया कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं वहां से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से सेल थ्योरी से उठेंगे ये भी वहां पे मेंशन करा है, ठीक है ना। तो जिसने देखा उसको कोई बात ही नहीं, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो जाके वहां पे देख लो, फिर थर्ड लेक्चर देखोगे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल था। आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने क्या कहा था कि अगर प्लांट सेल होगी तो वहां पे सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा, सेल वॉल। एनिमल सेल है तो वहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लांट सेल। तो फर्स्ट एनिमल सेल के नहीं लेंगे, प्लांट सेल के अकॉर्डिंग देखें तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए सेल वॉल, फर्स्ट हेडिंग डालिए सेल वॉल। अच्छा, सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि अभी बताऊंगा कैसे किसने सेल वॉल को डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था। तो बेसिकली सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, तो सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665। लास्ट लेक्चर में आप देखोगे तो जब मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ाई थी तो डिस्कवरी ऑफ सेल की स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के केस में, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के केस में सबसे पहली चीज जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था वहीं पे बताया था कि जो कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रहा है, जो कंपार्टमेंट को सेपरेट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो वही सेल वॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली तो सबसे पहली चीज डिस्कवर की किसने किया था, स्टेटमेंट लिख लीजिए, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय, सेल को डिस्कवर किसने किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन व्हिच ईयर, इन 1665। किस ईयर में डिस्कवर किया गया था, इन 1665। और किस में डिस्कवर किया गया था, in a small piece of कॉर्क के एक छोटे से पीस में इसको डिस्कवर किया, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल किसके थ्रू डिस्कवर किया गया, रॉबर्ट हुक के थ्रू। किस ईयर में किया गया, 1665 में किया था। और किसने किया था, इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क के छोटे से पीस में किया था। दूसरी चीज, जो सेल वॉल होता है ये लिविंग पार्ट होता है कि नॉन लिविंग। लास्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाते समय ही बताया था कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इट इज अ नॉन लिविंग, इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट। ये कैसा पार्ट था, नॉन लिविंग पार्ट था, इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। थर्ड थिंग, जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है, अकरेंस कहां है, तो लिख लीजिएगा, इट इज प्रेजेंट इन कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन
प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, इन सब में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और फंगी इन सब में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज एब्सेंट किसमें होता है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए, इट इज एब्सेंट इन वेयर, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में क्या होगा, एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड थिंग, सेल वॉल बना किससे होता है, the cell wall is consist of microfibrils। किससे कंस्टिट्यूट होता है, microfibrils and matrix। किससे कंस्टिट्यूट होता है, microfibrils and matrix। microfibrils जो होता है, these are fiber like structure। माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो मैट्रिक होता है, दैट इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड, एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। और माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक। क्लियर हुआ स्टेटमेंट। हमने कहा कि सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। किससे बना होता है, माइक्रोफाइब्रिल और मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड। माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बात समझ आई, कोई डाउट यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट आई, जो सेल वॉल के केस में हम डिस्कस कर रहे थे, तो सेल वॉल के केस में सबसे पहली चीज क्या है कि जो सेल वॉल एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो सेल वॉल बेसिकली हमने बताया कि कहां प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। दूसरी चीज जो सेल वॉल होता है, अभी मैंने बताया दो चीज से बना होगा, मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। तो माइक्रोफाइब्रिल्स से कैसे बना होता है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आइए, यहां पर हमने कहा अगर हम सेल वॉल देखें, नेक्स्ट आइए, अगर हम सेल वॉल को डिस्कस करें, सेल वॉल को डिस्कस करें किसके केस में, किससे पाया जाता है सेल वॉल, प्लांट्स में पाया जा रहा था। तो किसके केस में देखोगे, प्लांट के केस में देखिए, प्लांट के केस में, दूसरा फंगी के केस में, और तीसरा सेल वॉल देख रहे हैं किसके केस में, प्लांट के केस में, फंगी के केस में और बैक्टीरिया के केस में। तो प्लांट के केस में जो सेल वॉल होता है, ये किससे बना होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स में भी होगा, माइक्रोफाइब्रिल्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स किसका बना होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। ये किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। फंगी के केस में जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स दैट इज कंसिस्ट ऑफ, वो किससे बना होगा, दैट इज कंसिस्ट ऑफ, वो तो सेल वॉल से बना है। फंगी के केस में किससे बना होगा, दैट इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन। किससे बना होगा, काइटिन से। बैक्टीरिया के केस में अगर हम देखें तो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। माइक्रोफाइब्रिल्स किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल अगर प्लांट के केस में है तो सेलुलोज के फाइबर से बनेगा, फंगी के केस में है तो काइटिन के फाइबर से बनेगा, और बैक्टीरिया के केस में है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के फाइबर से बना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो सेल वॉल होता है बेसिकली उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन ऑफ
सेल वॉल। सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे पहली चीज कि ये क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट, यहाँ पे फंक्शन रुक जाओ पहले, यहाँ स्टेटमेंट लिखो कि सेल वॉल क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट covering of the cell। ये सेल का क्या होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल की क्या होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। नेक्स्ट इज इट इज प्रेजेंट जस्ट above the plasma membrane। It is present just above the plasma membrane। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट above प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट जस्ट above the plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाली लेयर होती है। दूसरी चीज, जो सेल वॉल होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड, लास्ट वाली क्या डिस्कस किया था, सेल वॉल को। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के? तो बेसिकली फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट के केस में प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से या इन्फेक्शन से। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि पहला फंक्शन क्या है कि सेल वॉल प्रोवाइड rigidity and protection from external injury और इन्फेक्शन। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि जो सेल वॉल है ये तो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, तो समझ रहे हो कि सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि सेल को बाहर से कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सटर्नल इंजरी ना हो, ना तो कोई इन्फेक्शन हो। इस चीज से क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सेल वॉल का पहला फंक्शन समझ में आया कि ये क्या करेगा, पहली चीज तो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेल को। इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल इंजरी से या इन्फेक्शन से। बात समझ में आई? सेकंड थिंग क्या होता है, सेकंड थिंग अगर हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें तो जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या है, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द सेल। ये सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल जो होता है क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो सेल वॉल क्या करेगा, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग। सेल को ब्रस्ट होने से, ब्लास्ट होने से और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, दोनों प्रोसेस कौन करता है, सेल वॉल करता है। मतलब सेल वॉल क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। तो पहला स्टेटमेंट लिखिए, सेल वॉल मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। इसके साथ साथ जो सेल वॉल होगा वो क्या करता है, प्रिवेंट द सेल
फ्रॉम ब्रस्टिंग, सेल को ब्रस्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द सेल वॉल फ्रॉम ब्रस्टिंग, सेल वॉल को ब्रस्ट होने से, ब्लास्ट होने से क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने कह तो दिया कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, सेल को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट कर रहा है, बट हाउ, ऐसा क्या हो रहा है कि सेल वॉल जो सेल है वो ब्रस्ट नहीं हो पाई, ऐसा क्या सेल वॉल कर दे रहा है कि सेल वॉल ब्रस्ट नहीं हो सकती, उस चीज को प्रिवेंट कर रहा है, और ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज क्लियर है, नहीं है ना? तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी खाली इतना आप समझो कि सेल वॉल क्या करेगा, सेल को ब्रस्ट होने से, ब्लास्ट होने से प्रिवेंट करेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है। अभी हमने क्या कहा कि ये सेल वॉल जो है ये करेगा क्या, सेल को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करेगा, मतलब सेल को ब्रस्ट नहीं होने देगा। तो कैसे ये चीज होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। सपोज हमने क्या ले रखा है, सपोज आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, सपोज हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, फॉर एग्जांपल इसी को समझते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन ले रखा है आपने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है। कैसा सॉल्यूशन ले रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कंटेनर ले रखा है, सपोज करो कि आपने क्या ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, ये आपने एक कंटेनर ले रखा है, ये आपने कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर में एक सेल प्लेस की गई है, ये एक सेल प्लेस की गई है कंटेनर में, और जो सेल प्लेस की गई है ये एक्चुअल में कौन सी सेल है, दैट इज अ प्लांट सेल। ये कौन सी सेल है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, दैट इज अ प्लांट सेल। ये कैसी सेल है, एक प्लांट सेल। तो अगर प्लांट सेल है तो क्लियर सी बात है कि ये जो आउटर मोस्ट आपको लेयर दिख रही है ये क्या होगा, दैट इज अ सेल वॉल। तो ये जो सेल है प्लांट सेल, इसमें ये जो आउटर मोस्ट थिक लेयर आपको दिखाई दे रही है जो फॉर्म की जा रही है, ये देखिए जो आउटर मोस्ट थिक लेयर फॉर्म हो रही है, इसी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये जो आउटर मोस्ट लेयर बनाई गई इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। इसके बिलो एक थिन लेयर एग्जिस्ट करती है, ये थिन लेयर एग्जिस्ट कर रही है, इस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे जो बाहर लेयर एग्जिस्ट कर रही थी वो क्या थी, सेल वॉल थी, उसके बिलो एक और लेयर एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेल कौन सी है, दैट इज अ प्लांट सेल। ये एक्चुअली में कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, इसीलिए यहाँ पे सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। अब ये जो सेल रखी गई है वो एक कंटेनर में रखी गई है, और कंटेनर कौन सा सॉल्यूशन कैरी कर रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इस कंटेनर में कुछ सेमी सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सेमी सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए सेमी सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, और इस सेमी सॉलिड लिक्विड को हम क्या कह रहे हैं, ये जो सेमी सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेमी सॉलिड लिक्विड क्या है, एक सॉल्यूशन है, और कैसा सॉल्यूशन है, दैट इज अ टाइप ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे डाउट क्रिएट होगा, सर व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के रिस्पेक्ट में जो उसका सराउंडिंग मीडियम है, तो जो सराउंडिंग मीडियम है, इस सराउंडिंग मीडियम में जो कंसंट्रेशन होगा, जो सराउंडिंग मीडियम में कंसंट्रेशन है, इस सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। सराउंडिंग मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज
कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दो आप यहाँ पे, हमने कहा कि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन रखा गया है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, लेकिन सेल के अंदर जो रखा हुआ है, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट कहां से कहां पर होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे वाटर कहां से कहां मूव हो रहा है, सेल के बाहर से सेल के इनसाइड इसका मूवमेंट हो रहा है। अब आप खुद बताओ कि जब वाटर सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड इंटर होना शुरू होगा तो सेल धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, स्वेल होती जाएगी। तो जब वाटर इंटर होने लगता है सेल के अंदर तो सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर जब वाटर इंटर होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, टीपी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टीपी या टर्गर प्रेशर लिख सकते हो। अब यहाँ पे समझ में आई बात, जब वाटर इंटर हो रहा है तो वाटर के इंटर होने पे सेल स्वेल होने लग रही है, और जब सेल स्वेल कब होगी, जब अंदर के साइड से कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है। अब आप खुद सोचो, अगर इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कंटिन्यू ये टर्गर प्रेशर लगता रहा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, सेल ब्रस्ट हो जाएगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो सेल वॉल है बाहर की तरफ, वो अंदर क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। अंदर के साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। इस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। और शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, डब्ल्यूपी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डब्ल्यूपी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अंदर से सेल के इनसाइड से मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कौन सा है, देखो यहाँ पे वो प्रेशर कौन सा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टीपी से लिख रहा हूं, कौन सा प्रेशर है, टीपी, टर्गर प्रेशर। और सेल वॉल जो है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, जिस प्रेशर को हम क्या कह रहे थे, वॉल प्रेशर। तो इस टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लग रहा है जिस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, वॉल प्रेशर। अब ध्यान से देखो, जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही वॉल प्रेशर लग रहा है। तो ये वॉल प्रेशर जो होगा वो टर्गर प्रेशर को कैंसिल आउट कर देगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, जीरो, मतलब सेल ब्रस्ट नहीं होगी। तो बात समझ में आई, सेल को ब्रस्ट होने से कैसे प्रिवेंट कर रहा है, कुछ खास चीज नहीं है। जब वाटर इंटर होने लग रहा है तो इंटर होने से जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए सेल वॉल एक और प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जिस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, वॉल प्रेशर। और यही वॉल प्रेशर इस टर्गर प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा है, जिससे टोटल प्रेशर कितना हो गया, जीरो। अब सेल क्या होगी, ब्रस्ट नहीं होगी। बात समझ में आई कि कैसे ये चीज हो रही है, इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसे, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया कि कैसे मेंटेन करना। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो क्लियर ये समझ में आया ना कि कैसे हो रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख रहे थे, और जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे थे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जो वाटर था वो सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड इंटर हो रहा था, और उसके इंटर होने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, जिस प्रेशर को हम क्या कह रहे थे, अपन टर्गर प्रेशर कह रहे थे। क्या कह रहे थे, टर्गर प्रेशर। अब जितना ये टर्गर प्रेशर लग रहा था, इसी को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से एक प्रेशर वर्क कर रहा था, जिसे हम क्या कह रहे थे, वॉल प्रेशर कह रहे थे। क्यों वॉल प्रेशर कह रहे थे, क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, किसके थ्रू एक्सर्ट हो रहा था, सेल वॉल के थ्रू एक्सर्ट हो रहा था। किसके थ्रू एक्सर्ट हो रहा था, सेल वॉल के थ्रू। इसीलिए इस प्रेशर को हम क्या कहते थे, वॉल प्रेशर कहते थे। तभी टर्गर प्रेशर इस वॉल प्रेशर को क्या किया, सॉरी ये वॉल प्रेशर इस टर्गर प्रेशर को क्या कर रहा था, कैंसिल आउट कर दे रहा था, और टोटल प्रेशर टीपी, सॉरी टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा था यहाँ पे, जीरो, जिससे सेल ब्रस्ट नहीं हो रही थी। बात समझ में आई ना। अभी पीछे क्लियर डायग्राम बना के समझाना।
ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और अगर ज्यादा बड़ा डाउट होगा तो उस पर वीडियोस बना दी जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। जो सब्जेक्टिव टीचर होगा, उसके रिस्पेक्टिव टीचर होगा, वो उस पर रिप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया आपका टारगेट प्रेशर वाला। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है, मैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, एक चीज याद रखना, हाँ एक चीज और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूं कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से याद रखना, ये जो क्वेश्चन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे टारगेट प्रेशर वाला काम हो रहा है। टारगेट प्रेशर जो है वो वॉल प्रेशर जो है वो टारगेट प्रेशर को कैंसिल आउट कर दे रहा है। टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ अ सेल इज प्रेजेंट, इफ अ सेल इज placed in a hypertonic solution then what happens। अगर सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें तो क्या होता है, सेल डज नॉट बर्स्ट, सेल बर्स्ट नहीं होगी। तो इस चीज को प्रिवेंट कौन करता है, रीजन पूछता है व्हाई। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि इफ अ सेल, ऐसे रिस्पेक्टिव लिख रहा हूं, इफ अ सेल is placed in a hypertonic solution, then cell does not burst। Why? मान लीजिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो सेल बर्स्ट नहीं हो रही, क्यों, इसका रीजन पूछा। तो आप क्या बताओगे, बिकॉज दैट सेल इज अ प्लांट सेल एंड दैट हैव सेल वॉल which causes wall pressure when the turgor pressure is created। जब टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी टाइम पे सेल वॉल प्रेशर क्रिएट कर दिया है, जिससे दोनों प्रेशर्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और सेल बर्स्ट नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को 5 स्टार कर दीजिएगा। कई बार पूछा गया है, कंपटीशंस में भी पूछा गया है, एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। कोई टेंशन नहीं, हम एक डीपीक्यू करेंगे, ठीक है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर करेंगे कि कौन टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी टॉपिक वाइज साथ साथ चलते रहो। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या होता है, जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल में क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं या पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का। तो पॉइंट लिखिए कि इन अ सेल, या लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि सेल वॉल हैव small, yeah, cell wall carry small pores or pits like structure which form प्लाज्मोडेस्माटा। भाषण में यहाँ पे कह रहा है कि सेल वॉल कैरी स्मॉल पोर्स, सेल वॉल के पास स्मॉल पोर्स होंगे और पिट्स लाइक स्ट्रक्चर which form प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल के पास स्मॉल पोर्स हैं या पिट्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या होता है, which is responsible for transport of substance from one cell to another cell। तो क्लियर हुआ स्टेटमेंट। हमने क्या कहा कि सेल वॉल कैरी स्मॉल पोर्स और पिट्स लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल होते हैं उसमें छोटे-छोटे पोर्स या पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं which form प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या बनाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। एंड दैट प्लाज्मोडेस्माटा इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू या फ्रॉम सेल टू सेल। जो क्या करता है, फ्रॉम वन सेल टू, यहां पे एडजेसेंट सेल कर लीजिए, फ्रॉम वन सेल टू
एडजेसेंट सेल, जो उससे अटैच्ड सेल होती है उस सेल तक क्या होता है, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पांसिबल होता है। बात समझ आ गई? कोई डाउट नहीं, तो कुछ नहीं कहा यार। सेल वॉल जो होता है उसमें स्मॉल पोर्स या पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही क्या करते हैं आगे चल के प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं, और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट एक सेल से एडजेसेंट सेल तक हो रहा होता है। बात समझ में आई? तो चलो फिगर के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपका सेल वॉल एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें स्मॉल पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये मॉडिफिकेशंस बन गए, ऐसे कर लो मॉडिफिकेशंस के फॉर्म में। ये मान लीजिए सेल वॉल एग्जिस्ट कर रहा है, ये मान लीजिए सेल वॉल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल एग्जिस्ट कर रहा है। इधर भी एक सेल वॉल एग्जिस्ट कर रही है, ये इधर भी एक सेल वॉल एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें एक पोर पाया जा रहा है, इस सेल वॉल की पोर, इसमें भी एक पोर पाया जा रहा है, यहाँ भी पोर है, यहाँ भी पोर है, जिसे हम पिक्स कह रहे हैं। इसी तरह इसमें भी पोर पाया जा रहा है उसमें। तो ये जो आपका ये तो पहली सेल है, सेल ए का सेल वॉल है, ये सेल बी का सेल वॉल है। तो जब सेल वॉल में पिट्स पाए जा रहे हैं तो यहीं से सब्सटेंस क्या होता है, एक सेल के सेल वॉल से दूसरे सेल के सेल वॉल तक ट्रांसफर हो रहा होता है। और ये जो जंक्शन बन रहा है, इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या पीडी कह रहे हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या पीडी। बात समझ में है? ऐसे क्लियर ना हो समझ में, ये सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये उसकी सेल वॉल है, ये उसके मॉडिफिकेशंस, ये मॉडिफिकेशन माने ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल वॉल है और ये उसकी मॉडिफिकेशन। अब ये दोनों मॉडिफिकेशन माने यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पोर्स पाया जा रहा है। तो दोनों पोर्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐसे अटैच हो जाते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो लेफ्ट वाली सेल थी, इस लेफ्ट वाले सेल से, इस सेल से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इस सेल तक इजीली हो जाता है। और ये जो जंक्शन बन रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जंक्शन बन रहा है, इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या टाइट जंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? प्लाज्मोडेस्माटा नहीं आई तो कोई नहीं, बहुत डिटेल नहीं है, 9 को कुछ बहुत डिटेल नहीं है, ये 11th का लेक्चर है, वहां पे और भी डिटेल पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है ना, 11th का टॉपिक है, ठीक है, बहुत डिटेल वहां पढ़ा जाएगा। अभी बस इतना समझो कि सेल वॉल होता है, उसमें स्मॉल पोर्स या पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके जो क्या करते हैं, आगे चल के प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं मॉडिफिकेशन करके। आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन हुई है, ऐसे कुछ फिंगर लाइक मॉडिफिकेशन हो रही है, और ये आपस में जंक्शन बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ सबको, कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मतलब नियरली अपन ने सेल वॉल पूरी खत्म। चलिए एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप खुद बताओ, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बेसिक स्ट्रक्चर सबने पढ़ा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी, आउटर लेयर कौन सी थी? बेसिक स्ट्रक्चर में प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी भाई, यही पूछ रहा हूं, कौन सी थी आउटर मोस्ट लेयर? सेल वॉल थी ना, अभी पढ़ाया खत्म किया। उसके बिलो कौन सी लेयर एग्जिस्ट करेगी बताना, उसके बिलो कौन सी लेयर एग्जिस्ट करेगी? उसके बिलो एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने को अब डिस्कस करना है। तो चलिए एक फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फटाफट सब लोग हेडिंग डालो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाल लिया सबने हेडिंग? देखो क्या साथ साथ नोट करते चला जाओ, आप लोग को भी बेटर होगा, ठीक है ना, नोट्स बना लो, ज्यादा इजी होगा, बुक से तो आई हो इजी होता होगा, ठीक है, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टर्म यहाँ पे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और 6 सेल मेम्ब्रेन, दो टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल मेम्ब्रेन। देखो कहीं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है या सेल मेम्ब्रेन लिखा है तो कोई डाउट की बात नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम, दोनों के दोनों नेम सेम है, एक ही को दिया गया सारा नेम, दोनों को एक ही नेम दिया गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां, और इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी आप क्या कह सकते हो,
सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया किसने था? सो द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट नेगली एंड क्रैमर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? नेगली एंड क्रैमर साइंटिस्ट ने दिया था, क्रैमर साइंटिस्ट ने दिया था। और इस टर्म को रिप्लेस कर दिया, एक नया टर्म दिया किसने? प्लोवी, एक साइंटिस्ट थे प्लोवी, उन्होंने क्या दिया? सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्लियर रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय नेगली एंड क्रैमर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? नेगली एंड क्रैमर ने दिया था। उसी टर्म को रिप्लेस कर दिया प्लोवी ने बाय द सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में? दोनों नाम कैसे दिए गए थे। दूसरी चीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। स्टेटमेंट लिखो, इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट लिखिए कि इसका अकरेंस कहां-कहां होता है, प्रेजेंट कहां-कहां होंगे। अभी लिख जाओ अकरेंस क्या-क्या होता है, कहां-कहां ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अकरेंस कहां है? इट इज प्रेजेंट इन, लिख लीजिए यहां पे, इट इज प्रेजेंट इन ऑल, चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या कह रहे थे कि अकरेंस कहां-कहां होती है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, जितने भी एनिमल सेल है वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एंड प्लांट सेल, जितनी प्लांट सेल है उसमें भी क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में भी क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। और किस सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होगी? एनिमल सेल में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इट इज द आउटर मोस्ट, लिखिए इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell, it is the outermost covering of the cell। ये सेल की क्या होती है? outermost covering होती है। किसके केस में? in case of animal cell, animal cell के केस में ये outermost covering होगी। ठीक है, दूसरी चीज it is present below the cell wall। ठीक है, जो सेल ये क्या होता है? प्रेजेंट होती है बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे भी एग्जिस्ट करती है। किसके केस में? इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो अभी आपको मैंने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, लेकिन प्लांट सेल के केस में ये कहां प्रेजेंट होती है? बिलो द सेल वॉल। जो आउटर सेल वॉल एग्जिस्ट कर रही है सेल वॉल के जस्ट बिलो। जैसे अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो सपोज ये क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में अभी जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताया तो वहां तो बनाया था ना प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग एग्जिस्ट करेगी ये क्या होगा? सेल वॉल होगा। इसके बिलो एक थिन लेयर एग्जिस्ट करेगी। इस थिन लेयर को आप क्या कहोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस थिक लेयर को आप क्या कहोगे? सेल वॉल कहोगे। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इस चीज को मिटाओ। ठीक है, दूसरी चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो लिख लीजिए कि इट इज अ सेमी परमिएबल, it is a semi permeable membrane। ये क्या होता है? it is a semi permeable membrane। ये क्या है? semi permeable membrane या SPM होता है। क्या होता है? SPM। या कहीं आपको मिलेगा it is a selective permeable membrane। कहीं आपको लिखा मिलेगा इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कहीं ये भी लिखा होता है कि ये क्या है? एक सेलेक्टिव परमिएबल। डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज सेम बात किया है। सेलेक्टिव परमिएबल सेम है। सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मतलब समझ लो। सेमी परमिएबल कहने का मतलब क्या? कि सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वही अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकता है, सभी चीजें अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव
नहीं कर सकती, सभी सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकते, केवल सेमी परमिएबल, केवल सेमी मतलब क्या, जिस सबस्टेंस की सेल को रिक्वायरमेंट है वही सबस्टेंस क्या हो सकता है, अक्रॉस द सेल मूव कर सकता है, सभी सबस्टेंस अक्रॉस द सेल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज एकदम याद रखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, कि जो सबस्टेंस को सेल की रिक्वायरमेंट है वही सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास होंगे, सभी सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास नहीं होंगे। सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, दूसरी चीज कहां एग्जिस्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नेचर कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेचर कैसा होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, कि नेचर क्या होता है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और सेमी परमिएबल का भी बता दिया कि किसके लिए मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का केवल मूवमेंट होगा, जिस सबस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी वही अक्रॉस द सेल मूव कर पाएंगे, सारे सबस्टेंस अक्रॉस द सेल मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है, जो सेल वॉल जो सेल होती है उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इट प्रोवाइड, या डायरेक्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फंक्शन ऑफ, या फंक्शन से पहले बेटर है कि स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली चीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, तो आपको क्लियर स्टेटमेंट लिखा मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, या कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंस्टिट्यूट होता है, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन कहने का मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, लिपिड प्लस प्रोटीन, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब यही है कि दो कंपोनेंट है इसके, पहला कंपोनेंट लिपिड है, दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना लिपिड प्लस प्रोटीन। तो हमने यही स्टेटमेंट कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या, लिपिड एंड प्रोटीन। दूसरी चीज लिपिड की, यहाँ लिपिड में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। और इसकी कितनी लेयर होती हैं, दो लेयर होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फाइनली इसको टर्म क्या देते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। टर्म क्या देते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। हमने कहा कि दो चीज से बना है, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और इसकी दो लेयर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज, जो प्रोटीन होती है, ये दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। जो सरफेस पे प्रोटीन होती है, सरफेस पे जो प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन कहते हैं, सरफेस प्रोटीन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन सरफेस पे एग्जिस्ट करेगी दैट इज कॉल्ड सरफेस प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन इनसाइड एग्जिस्ट करती है, कहां एग्जिस्ट करती है, इनसाइड एग्जिस्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं।
दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसी को आप क्या कह सकते हो, कैरियर प्रोटीन कहते हो। क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। इसी को आप क्या कह सकते हैं, कैरियर प्रोटीन कह सकते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन। स्ट्रक्चर समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ, कुछ खास नहीं बताया। पहली चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। किससे बनी होगी, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन नाम से क्लियर है, लिपो मींस क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन मींस होता है प्रोटीन। तो किससे बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4, इसीलिए इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसकी दो लेयर एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। बात समझ में आई? प्रोटीन दो टाइप की होगी, जो सरफेस पे एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड सरफेस प्रोटीन, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो इनसाइड एग्जिस्ट करेगी दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। बात समझ में? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका डायग्रामेटिक व्यू कैसा होता है, कैसे एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें सीन हो रही होती है। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस चीज को देखते हैं। बहुत इजी सा हो जाएगा, टेंशन ना लो। और एक चीज और याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अभी बनाया, उस पे 5 स्टार ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, और वो भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को इंपॉर्टेंट रखिएगा। साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट्स को हम बताते चलेंगे, आप वहां पे स्टार लगाते चलना। जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी उसमें ज्यादा स्टार, जिसकी कम होगी उसमें कम। चलो आगे प्रोसीड करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट करेंगे डालिए फटाफट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रीड करा था मैं फटाफट। चलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख ही लेते हैं इसका कैसा होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, अभी मैंने कहा है कुछ खास नहीं, लिपिड बाइलेयर है प्रोटीन। ठीक है ना, तो लिपिड की यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होगी। कैसी होती है देखो यहाँ पे, पहले समझ लो, पहले पूरा समझ लो, फिर पूरा डायग्राम बनाएंगे, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बट अभी इसकी यूनिट समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को समझने से पहले उसके एक कंपोनेंट को समझो। ये मान लीजिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक, ये नहीं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक, अब फॉस्फोलिपिड में ये जो होता है, ये क्या होता है, हेड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, हेड पार्ट। और ये जो पार्ट होता है, ये कैसा पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। बात समझने पहले यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस चीज को याद रखना है। स्ट्रक्चर अक्सर पूछा गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 2 मार्क्स में, डायग्राम्स का 2 मार्क्स में पूछा जाता है विद वेल लेवल डायग्राम। ठीक है, वेल लेवल डायग्राम पूछा जाता है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में। और अगर कहीं इसका स्ट्रक्चर बताने का, एक्सप्लेन करने को आ गया तो कैजुअल सी बात करिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 5 स्टार फटाफट लगा लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे 5 स्टार फटाफट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछे गए इस पे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था, फिर से बना लो भाई, ये जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था ये हेड पार्ट था, और ये जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है टेल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और ये क्या है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा था, ये जो यूनिट एग्जिस्ट कर दैट इज फॉस्फोलिपिड। ये क्या है आपका फॉस्फोलिपिड। अब इसके 2 कंपोनेंट हमने बताए, पहला कंपोनेंट क्या है, दैट इज द हेड पार्ट एंड दैट इज द टेल पार्ट। 2 कंपोनेंट हमने बताया, हेड कौन सा कंपोनेंट है, हेड पार्ट है, दूसरा कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट। चलो आगे क्या है, अब इसको बताने का रीजन क्या, देखो हेड पार्ट जो होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। ये कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब बहुत क्लियर है यार, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, नेम में सब कुछ रखा हुआ। हाइड्रो मींस क्या हुआ, हाइड्रो मींस हुआ वाटर, फिलिक मींस क्या हुआ, लविंग। मतलब ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट क्या होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। ऐसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या,
हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या हो गया वाटर, और फूबिक मीन्स क्या हो गया हेटिंग, क्या हो गया हेटिंग। तो फूबिक मीन्स क्या हो गया हेटिंग और फिलिक मीन्स क्या हो गया लविंग, ठीक है। तो दो हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर और फूबिक मीन्स हेटिंग। मतलब कि क्या, जो टेल वाला पार्ट है वो टेल वाला पार्ट वाटर से हेट करता है, वाटर से हेट करता है मतलब कि हमेशा उससे क्या होगा अपार्ट होगा, उससे दूर भागेगा, ठीक है ना, वाटर से हमेशा दूर भाग रहा होगा। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग है, वो हमेशा क्या सोचेगा कि वाटर उसके कांटेक्ट में है। तो समझिएगा बात को कि जब पासेज होता है, जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन सबस्टेंस मूव करता है और अगर वो सबस्टेंस लिक्विड है और लिक्विड में भी अगर वो वाटर सबस्टेंस है तो उसका मूवमेंट हेड पार्ट तक तो इजीली हो जाएगा, समझो आपको, हेड पार्ट तक तो इजीली हो जाएगा, लेकिन टेल पार्ट में उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, टेल पार्ट में उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। बात समझो, टेल पार्ट में उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और जब टेल पार्ट में मूवमेंट नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी रह गई? नहीं रही। तब सर आप कैसे कह रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, ऐसे ही बोल दिया बस? नहीं, होता क्या एक्चुअल में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाद एक दूसरा कंपोनेंट भी आपको बताया, प्रोटीन। क्या बताया? प्रोटीन। और उसमें जो अभी आपको बताया कैरियर प्रोटीन, वही बीच बीच में कैरियर प्रोटीन्स पाई जाएंगी जो किसके लिए रिस्पांसिबल होंगी, सबस्टेंस के मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होंगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। बात समझ में आई कि क्यों बोला कि सेमी परमिएबल है? ठीक है, अभी फटाफट इसको नोट डाउन किया, स्क्रीनशॉट नोट डाउन करने से बेटर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लिया। फिर आगे हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो एक यूनिट फॉस्फोलिपिड की देखिए, अभी पूरा देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन कैसे अरेंज होंगी, प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो फटाफट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलो कोई आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड के केस, ठीक है ना। अब कोई नहीं, आगे चलते हैं। फॉस्फोलिपिड हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, स्ट्रक्चर देखते हैं ना। देखो इसकी क्या होता था, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर्स होंगे। कितने लेयर होंगे? तो दो लेयर होंगे, इसीलिए उसे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। तो एक सबसे ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये देखो फॉस्फोलिपिड है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, आप लोग कर लेना बराबर। चलो मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। ये इक्वलाइज लग रहा, चलो वो कर लेना आप लोग भी, ठीक है। अब देखो यार, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, देखो यार, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, दैट इज ए। ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है, दैट इज बी। दोनों लेयर को अपन मिला के क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। समझ में आई बात? एक ऊपर लेयर है ए, नीचे लेयर है डी, दोनों लेयर को मिलाकर क्या कहा, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। पहला कंपोनेंट हो गया फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब बीच में क्या होता, हमने कहा बीच बीच में प्रोटीन्स होती है। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटीन एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है। और इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो सेल के इनसाइड एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक
प्रोटीन कहते हैं। अब यही प्रोटीन के थ्रू यही प्रोटीन क्या करती है, सब्सटेंस को, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड है, कौन सी साइड है, आउटसाइड, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड, कौन सी साइड है, इनसाइड। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट होगा। और उस मूवमेंट को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस मूवमेंट को कराने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। अब नाम से आपको क्लियर हो चुका होगा भाई कि कैरियर प्रोटीन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के आउटसाइड से इनसाइड तक मूव कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस सब्सटेंस मूव कराता है। इसीलिए इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, या क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह इस मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है। ये देखिए कुछ प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट आप लोग को नहीं ना, तो चलो बेटर है। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया। ठीक है, सब कुछ डिफाइन कर दिया आपको कि क्या बीच में जो प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस पे जो एग्जिस्ट कर रही है एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये जो लेयर एग्जिस्ट कर रही है दैट इज लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसी तरह आपकी प्रोटीन बनी होती है। फंक्शन याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड प्रॉपर, ऐसे लिख लो कहीं पे, लिखवा नहीं रहा हूं ना, इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द सेल। इस सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, मूवमेंट कराता है, अपने मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट करा रहा होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है, कैसे मूवमेंट कराता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एकदम फ्रेश टॉपिक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को पूरा देखे होंगे आई होप। ठीक है, जो भी डाउट होंगे इसमें, जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, करोगे नहीं करोगे, और इसके साथ साथ जिसने भी ये लेक्चर देखा होगा वो सब क्या कमेंट करेंगे, वाई कमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी डाउट हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेश टॉपिक के साथ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन।